कमजोर हो रहा भारतीयों का दिल। जी हाँ, सार्वजनिक स्थान हो, जिम हो या शादी फंक्शन हो, कई ऐसी जगह हैं जहां से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग खड़े खड़े अचानक गिर जा रहे हैं। एक रहस्यमय मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश में पिछले कुछ महीनों के अंदर हार्ट अटैक से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक से मौत के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। डराने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक से अचानक जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर युवा थे। वहीं विशेषज्ञ इसे अपने तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए इलाज भी बता रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कई सारे सितारे भी इसमें शामिल हैं। जैसे कलकत्ता में जो मशहूर गायक थे के, उनके साथ हुआ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के साथ हुआ। वहीं हाल फिलहाल में आप एक्टर सतीश कौशिक को देख लीजिए, उनके साथ भी यही हुआ। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जैसे शादी में कोई डांस कर रहा है और अचानक गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं कोई जिम में वर्कआउट करते करते अचानक बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में पिछले कुछ महीनों के अंदर हार्ट अटैक से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतें ऐसी बीमारियों को जन्म देती है जिनसे आगे चलकर हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक से मौत के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। डराने वाली बात यह है कि हार्ट अटैक से अचानक जान गंवाने वाले लोगों में ज्यादातर युवा थे। वही रिपोर्ट्स बताती है कि देश में पिछले 2 महीनों में दिल की बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या में करीब 20% तक इजाफा हुआ है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, 18 से 40 साल की उम्र के आसपास के लोगों में अचानक से हार्ट अटैक की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? बुजुर्ग, टीनेज, बच्चे, पहलवान, प्रतिवेदन वाले नौजवानों में भी आखिर क्यों हार्ट अटैक का खतरा इतना बढ़ता जा रहा है? तो 2020 से लेकर आज तक लगातार हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में इजाफा हो रहा है। वहीं मरने वालों में 85% पुरुष होते हैं। चलिए, तो आज हम विशेषज्ञों से ये जानेंगे कि क्या ये खराब खानपान और तनाव के कारण हो रहा है या कोई और वजह है जो लोगों के दिल कमजोर कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज मनोरिया यहाँ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संदीप गौतम हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले हम डॉक्टर पंकज आपसे जानना चाहेंगे कि ये मौतें क्यों हो रही हैं? क्या ये रहस्यमय मौतें हैं? कितना सही होगा ये कहना? देखिए, मौतें रहस्यमय नहीं बोल सकते इसको जी। आमतौर पे पहले के ज़माने में जो हार्ट अटैक होता था, आप देखते थे 60 ईयर्स के बाद, 65 ईयर्स के बाद होता है। अब आज वही हार्ट अटैक अब युवा वर्ग में काफ़ी पॉपुलर मतलब हो गया है। लेस देन 40 ईयर्स में भी काफ़ी अटैक के पेशेंट्स आते हैं। अगर मैं रोज़ 10 पेशेंट देखता हूँ हार्ट अटैक के, तो 10 में से 3 पेशेंट 40 से कम उम्र के हैं। जी। इसका प्रमुख कारण ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। जो हमारी जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, बहुत हद तक यह जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो जल्दी हो रहा है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब, ये हार्ट अटैक क्यों होता है? बेसिकली हम देखें तो 5-6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट अटैक के लिए। नंबर 1 होता है डायबिटीज़, नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 स्मोकिंग, नंबर 4 हाई कोलेस्ट्रॉल, नंबर 5 ओबेसिटी और नंबर 6 हेरिडिटी। तो ये 6-7 रिस्क फैक्टर्स का बहुत तेज़ी में बढ़ रहे हैं। कारण जीवन की लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गई है, लोगों में फास्ट फूड का कल्चर आ गया है, ट्रांस फैट्स कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है, प्रोसेस फूड ज़्यादा हो गया है। इन सब की वजह से ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ गया है, डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ जाता है, लोग स्ट्रेस में बहुत रहने लगे हैं, स्मोकिंग का टेंडेंसी बहुत बढ़ गई युवा वर्ग में। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि जो हार्ट अटैक जो पहले 60+ में होता था, अब वो लेस देन 40 ईयर्स में भी काफ़ी प्रचलित हो गया है वो। जी, और हमने देखा है डॉक्टर पंकज के एक तो लोगों के पास इतना स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, उसके बाद वो जिम में वर्कआउट भी करते हैं। तो क्या भी एक प्रमुख वजह हम इसको भी ले सकते हैं कि जिम में वर्कआउट करते दौरान भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है अचानक से और उनकी मौत हो जाती है? देखिए, लोग क्या समझते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वो कार्डियक फिटनेस को सेम मान लेते हैं। जी। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आदमी की शारीरिक जो फिटनेस होती है और एक कार्डियक फिटनेस होती है, दोनों अलग होते हैं। जी। आपका शरीर ऊपर से सुंदर हो सकता है, फिट हो सकता है, आपके मसल स्ट्रांग हो सकते हैं,
लेकिन आपका हार्ट स्वस्थ है इसकी गारंटी नहीं होती। जी। आपका हार्ट स्वस्थ है कि नहीं, आपकी कार्डियक फिटनेस आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका हार्ट कितना है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना है और आपका शुगर लेवल क्या है। तो इन सब चीज़ें ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं आपकी मेटाबॉलिक फिटनेस, वही आपकी कार्डियक फिटनेस के लिए होती है। यही कारण है कि आपने देखा होगा बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो कि बहुत फिजिकली ऊपर से फिट रखते हैं, लेकिन वो अपनी उनकी हार्ट फिट है कि उनको ये नहीं मालूम होता उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका शुगर कितना है, स्मोकिंग टेंडेंसी कितनी है, बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं। ये फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं आपका हार्ट अटैक आएगा कि नहीं, ना कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस। जी। डॉक्टर संदीप, हमने अगर हम इसको जिम से जोड़ें या फिजिकल फिटनेस से इसे जोड़कर देखें तो हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि कोई शादी में डांस कर रहा है या कोई अखबार पढ़ रहा है, अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इसके पीछे क्या प्रमुख वजह है? क्योंकि जो लोग गांव में रह रहे हैं वो तो जिम में नहीं जा रहे हैं, वो कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और उनके पास रेगुलर चेकअप कराने का भी कोई उनको वो नहीं रहता है कि हम रेगुलर चेकअप कराएं और फिट रहें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे जो मेन वजह समझ में आती है वो ये है कि कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट, चाहे वो जिम में है या डांस कर रहे हैं या हम लोग कोई अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि कार्डियक लोड बढ़ता है, तो एक नॉर्मल पैरामीटर होता है, एक सेफ लिमिट होती है हार्ट रेट के लिए कि उस मैक्सिमम एज रिलेटेड हार्ट रेट से ज़्यादा हार्ट रेट नहीं होना चाहिए जी। जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं 220 माइनस एज। मान लीजिए किसी की एज 35 ईयर है तो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 185 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 185 से उसका ऊपर हार्ट रेट जाता है तो चांसेस है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो वेट उठाते हैं लेकिन उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ना ही लोगों को इस तरह की अवेयरनेस अभी है कि इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जब जिम में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल मास तो हम बढ़ा रहे हैं सो दैट उससे हार्ट पे तो लोड बढ़ रहा है क्योंकि ज्यादा मसल्स को सप्लाई करना पड़ रहा है ब्लड जी। पर हम अपने हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रमुख वजह है कि इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए जो है लोगों को हार्ट अटैक आता है और ये वजह बहुत आम हो गई है आजकल। जी। डॉक्टर पंकज, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने बताया कि हम जिम में जाते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, तरह तरह के प्रोटीन्स भी लोग इस टाइम पर लेते हैं, तो इसकी क्या प्रमुख वजह है? क्योंकि प्रोटीन्स भी लेते हैं और फिर उन्हें पता भी नहीं होता है वो फिजिकली फिट हैं या नहीं है, तो ये भी एक वजह हो सकती है कार्डियक अरेस्ट की। देखिए, एक्सरसाइज के दौरान जो अटैक आ रहा है उसकी दो वजह होती हैं। एक तो अनअकस्टम्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर संदीप ने बताया कि अपनी THR जो टारगेट हार्ट रेट होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। और क्या होता है जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं या कुछ इमोशनल कई बार होता है, डांस कर रहे हैं, तो उसमें क्या बॉडी में एक हार्मोन होता है एड्रेनल हार्मोन, उसका सेक्रेशन बहुत तेजी में होता है। एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, आपको स्पाइक देता है, आपको ब्लड प्रेशर हार्ट रेट एकदम स्पाइक से बढ़ते हैं और कम आते हैं। और ये जो फ्लक्चुएशंस होता है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में, उससे क्या होता है कि हार्ट के अंदर जो प्लाग्स होते हैं, जिन प्लाग्स मतलब एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, वो प्लाग स्ट्रेस की वजह से या जो स्पाइक होती है उसकी वजह से रप्चर हो जाते हैं। और जैसे ही रप्चर होते हैं तो उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है जी। तो रप्चर के साथ से क्लॉट बन जाता है तो जो हार्ट की धमनियां होती हैं उनका ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाता है। तो यही प्रमुख वजह होती है कि जो अपन अटैक जो एक्सरसाइज के दौरान या कुछ इमोशनल की स्ट्रेस के दौरान जो अटैक आता है। दूसरा प्रमुख कारण होता है जैसे कि आपने बताया कि जो बॉडी जो जिम लोग जाते हैं तो सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं। उस सप्लीमेंट्स में कई बार दो खामियां होती हैं। कई बार तो क्या उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का भी यूज कर लेते हैं। वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से आपकी मसल मास तो बढ़ जाता है लेकिन आपका हार्ट वीक हो जाता है लंबे समय लेने पे। दूसरा क्या, आजकल कीटो डाइट का बहुत फैशन हो गया है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कीटो डाइट। हाल ही में एक रिसर्च हुई थी अभी क्लेवलैंड क्लिनिक में, उन्होंने पाया कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो लोग यूज कर रहे थे उसमें उन्होंने पाया कि जो ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी थी वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो गई थी। आर्टिफिशियल स्वीटनर में पर्टिकुलरली एरिथ्रोटॉयल एक कंपोनेंट होता है, वो आपकी प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है और आपकी क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ाता है। तो ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कीटो डाइट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये सब मिला के जो डाइट जो बॉडी मास के लिए अपन लेते हैं तो वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो कार्डियक को, हार्ट को अब खराब ही करती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। हर कोई तो जिम जाता नहीं, तो किस तरह के वो मूवमेंट्स होते हैं जिम की तरह जो ऐसे एक्सेस करते हैं लाइक मतलब जो सैचुरेशन लेवल पर इस तरह से हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली जब लोग, अगर हम जिम को छोड़ दें, जो छोटे शहरों से लोग आते हैं या जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है उनके बारे में बात करें तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे कि कोई साइकिलिंग कर रहा है या स्विमिंग कर रहा है या
जॉगिंग कर रहा है या फिर नॉर्मली स्टेयर क्लाइंबिंग, किसी का काम है कि उसको सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना है उतरना है, तो इस तरह की अगर एक्टिविटी भी वो कर रहे हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को धीरे 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 हमारी आदत में शामिल करें। मेन बात यह है कि कोई भी एक्टिविटी जब हम एकदम से शुरू करते हैं जी। तो उसका हमारे शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमको शरीर को थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है कि उस एक्सरसाइज को, उस एक्टिविटी को ग्रेजुअली धीरे 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 हमारी लाइफस्टाइल में शामिल करें, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े उसके लिए अनुकूल परिस्थिति में आ जाए और उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना हो। देखिए, मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि जैसे आप छोटे शहरों की बात, हम गांव की अगर जैसे बात करें तो लोग जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, तो उनकी तो बचपन से ये हैबिट होती है ना कि किस तरह से काम करना है, उन्हें मेहनत करना अच्छे से पता है, तो उन्हें भी तो ये समस्याएं हो रही हैं। हाँ, उन्हें भी ये समस्याएं हो रही हैं, आजकल देखने में आया है। पर उसके पीछे जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि भले ही आजकल छोटे शहरों में लोग काम कर रहे हैं, पर एक तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। छोटे शहरों के लोगों का भी आजकल ऐसा नहीं है हफ्ते में एक बार दो बार बाहर खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं। आजकल खाने पीने का रूटीन जो पहले हुआ करता था कि भाई लोग जो है वो सूर्योदय के बाद उठते थे, सूर्योदय के बाद बिस्तर में नहीं रहते थे और उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन शुरू करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे और सूर्यास्त के पहले अपना खाना रात का खा के और वो अपने बिस्तर में चले जाते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हर चीज के लिए एक तो मशीनरी अवेलेबल है, चाहे वो किसान को खेत में काम करना हो उसके लिए ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, बाकी के इक्विपमेंट्स है, तो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल भी वो कम हो गया। दूसरी चीज, आज एक बड़ा जो कारण है वो है कीटनाशक, पॉल्यूशन। क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज हमें प्योर नहीं मिल पा रही है, चाहे वो हम मिल्क की बात करें, आप आजकल आए दिन आर्टिकल्स पढ़ते हैं पेपर में, न्यूज़ में आता है कि फलाना चीज़ की मिलावट दूध में हो रही है। इसी तरह से हम सारी चीज़ों की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें धीरे 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 हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होकर उसके दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में आपने देखा होगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स, हम हर रोज कई ग्राम माइक्रोप्लास्टिक बॉडी के अंदर जा रहा है धीरे 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 धीरे, जो चीजें हम यूज कर रहे हैं। तो ये पिछले कुछ सालों में चेंज आया है। पहले हम लोग सारी चीजें मेटल के या चीनी मिट्टी के या मिट्टी के बर्तनों में यूज करते थे, आजकल वो टेफलॉन कोटिंग वाला जो है वो बर्तन आ गए, जो नॉन स्टिक कुकवेयर हम जिनको बोलते हैं, वो बहुत घातक है आज के लिए। हेल्थ के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका बहुत दुष्प्रभाव है हमारी हेल्थ पर। जी डॉक्टर पंकज, अगर हम बात करें कोविड की, तो कोविड ने हमें कितना कमजोर किया या किन हिस्सों को ज्यादा प्रभावित किया है, या वैक्सीन को लेकर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक से मौतें में जो है ज़्यादा इजाफा हुआ है? देखिए, कुछ हद तक कोविड को अपन रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं कि जो कि यंग पेशेंट्स में जो हार्ट अटैक की टेंडेंसी बढ़ रही है। कोविड वायरस क्या करता था, बॉडी में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ाता था, वो इस कॉज हाइपरकोगुलेबल स्टेट करता था। उसी की वजह से क्या प्लेटलेट्स एग्रीगेशन बढ़ जाता था और बॉडी में क्लॉट्स की टेंडेंसी बढ़ रही, धमनियों में कई बार क्लॉट्स ब्रेन की नस में हो जाते, उससे स्ट्रोक हो जाता था, या हार्ट की नसें में धमनियों में क्लॉटिंग बनने से अटैक आ जाता था। कई बार हमने देखा था कि पैरों की नसें भी क्लॉट हो रही थी, इनको मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो रही थी, किसी को मल्टीपल ऑर्गन्स में, कई मतलब विभिन्न धमनियों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ा देता है कोविड। तो इसलिए हम लोग कोविड के बाद हम लोग पेशेंट्स को एंटी कोगुलेशन पे रखते थे, ब्लड थिनर्स पे रखते थे, और हम उनको बोलते थे कम से कम आप 6 महीने तक ब्लड थिनर्स लेते जाइए, क्योंकि उसका इफेक्ट कई बार 6 महीने तक भी रहता था। और एक डी डाइमर जांच होती थी, उससे एक आइडिया लग जाता था कि बॉडी में क्लॉटिंग तो नहीं हो रही ज़्यादा, और उस डी डाइमर लेवल के अनुसार कितने दिन तक किसको कितनी दवाई देना है, तो वो हम उसके हिसाब से उसको मॉनिटर करते थे। तो कोविड, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, कोविड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो भी यंग अटैक्स हो रहे थे उसमें। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन के डोज पूरे नहीं किए तो उन्होंने ठीक किया या गलत किया, क्या कह सकते हैं? देखिए, वैक्सीन को बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है कि वैक्सीन को ब्लेम करना। जी। अब आप देखेंगे वैक्सीन लगभग, मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों लोगों को लग गई वैक्सीन लगभग इंडिया में। देखेंगे बहुत से लोग ऐसे कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा है, मेजॉरिटी लोगों ने वैक्सीन लगाया है। जी। अब कभी कभी अटैक हो सकता है, लेकिन अपन यू कांट ब्लेम कि सिर्फ वैक्सीन के कारण ही अटैक हो रहा है। जी। हमें मानता हूँ कुछ रिपोर्ट्स आई थी, कुछ हुआ था कि कुछ लोगों में पाया गया कि वैक्सीन की सेकंड डे थर्ड डे हो गया है, लेकिन एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है कि एग्जैक्टली वैक्सीन के कारण ही हुआ कि उनको कुछ पुराने रिस्क फैक्टर्स भी थे, कुछ और भी बातें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो एक अपन ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते कि वैक्सीन लगाया अटैक आ गया, क्योंकि वैक्सीन ने काफी लोगों की जान बचाई है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी है, हार्ट अटैक इतने लोगों को नहीं हुआ आप देखी जाए तो। जी। डॉक्टर संदीप, हम देख रहे हैं जो लोग नाच रहे हैं या स्टेज पर या कोई भी कल्चरल प्रोग्राम में कोई भी प्ले कर रहे हैं, उस वक्त उनका
स्ट्रेस लेवल की प्रमुख वजह क्या है, क्योंकि क्या हम ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद का ये एक नया फेनोमेनन है या कोई और वजह है इसके पीछे? मैम, स्ट्रेस लेवल तो देखा जाए तो कोविड के पहले भी काफ़ी था, लेकिन चूंकि कोविड के बाद बहुत सारे स्ट्रेस से लोग गुजरे हैं, जिसमें से बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस भी हैं कि कई लोगों के फैमिली मेम्बर्स चले गए, कई लोगों के जो है वो माता पिता चले गए, बच्चे ही फैमिली में बच्चे हैं, कई लोगों के जॉब चले गए। तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है एज वेल एज इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी कई लोगों के ऊपर है। उसके अलावा जो है वो कोविड के बाद जो है लोगों ने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसा कि अपन ने अभी बात की। तो लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उस लाइफस्टाइल पे आ जाए और एकदम फिट हो जाए। उसके लिए जिम जाना, अलग से सप्लीमेंट्स लेना, जैसा कि सर ने बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से शेप में आ जाना। अगर किसी के यहाँ शादी है तो वो कोशिश करता है कि वो जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा दिख सके, जितनी अच्छे से अच्छे उसको ड्रेस फिट आ जाए जी, है ना। आजकल चूंकि रील्स का, सोशल मीडिया का, वीडियोस का ज़माना है, सेल्फीज का ज़माना है, तो लोग अच्छे से अच्छे शेप में आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। उसके लिए जो है वो कई बार ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं। कई बार जो है वो उनके दूसरे हेल्थ इश्यूज हैं उनको ध्यान में ना देते हुए, मान लीजिए कोई हाइपरटेंसिव है या किसी को डायबिटीज़ है या इस तरह की कोई और हेल्थ इश्यूज है, उनको ध्यान ना देते हुए और एक्सपर्ट की एडवाइस ना लेते हुए और अपने आप से ही कुछ चीज़ें करने लगते हैं, उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और कई बार उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल 15 से 16 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें हम इग्नोर ना करें, क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, या आपने मुझे जैसे पहले बताया कि कुछ बीमारियां भी होती हैं उनकी वजह से ये हो जाता है, तो बच्चों में तो कोई ऐसी प्रमुख बीमारी है नहीं, तो बच्चों में ये चीज़ क्यों बढ़ रही है? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं? बच्चों में जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसका कारण अलग होता है जी। 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। उसमें से एक होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं, जो वॉल्स होती है, जो बाउंड्री होती है, वो काफ़ी बहुत थिक हो जाती है। और वो थिक जब हो जाती है तो कभी भी कुछ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें एक अचानक हार्ट रेट बहुत तेजी में बढ़ जाती है और उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वो एक मतलब हार्ट की गति 300 के ऊपर पहुंच जाती है, हार्ट वाइब्रेट करने लगता है अचानक, उसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, फील्ड में उनको हो जाता है कई बार खेलते हुए। तो यूजुअली इन पेशेंट्स को क्या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है, जिसमें कि हार्ट के मसल्स काफ़ी बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी बाउंड्रीज। तो वो एक बीमारी के कारण सडन कार्डियक अरेस्ट की रिस्क बढ़ जाती है। और दूसरा कुछ कंजेनिटल बीमारी होती हैं बच्चों में, जो कि कभी माता पिता कभी जांच नहीं कराते, पकड़ाई में नहीं आती, वो भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है, जो यंग 14-15 सालों में जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। लेकिन अगर हम 40 के ऊपर के अपन देखें, 40 के ऊपर अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो 80 to 90% ये हार्ट अटैक ही होता है। मतलब जो हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको। लेकिन समय पे जांच नहीं कराना, पता नहीं रखना, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है कि और फर्स्ट इवेंट जो होता है वो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। लोग आपने सुना हो, कई बार लोग बोलते हैं ये तो बिल्कुल ठीक थे अभी तक, अभी अचानक क्या हो गया। वो ठीक थे कि नहीं, आपने कभी ना उनका ब्लड प्रेशर चेक कराया, ना आपने कभी ब्लड शुगर कराया, ना आपने कभी कोलेस्ट्रॉल कराया, ना अपनी हार्ट रेट चेक कराई, आपने कभी कोई जांच नहीं करी, आपने बस बोला ऊपर से ठीक दिख रहे थे तो ये तो ठीक थे। ऊपरी ठीक दिखना और अंदर से ठीक दिखने में फर्क होता है। तो आप जिसको ठीक समझ रहे थे, हो सकता है वो अंदर से ठीक ना हो, काफी रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो रहे हो। क्योंकि अब ये रिस्क फैक्टर्स जब तक हम जांच नहीं कराएंगे, अपना ब्लड प्रेशर का एक जांच, जब तक आप जांच नहीं कराओगे तो आपको पता ही लगेगा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है कि नहीं। क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के एज पर से कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता, ये सब जांच में पता लग पाता है कि ये रिस्क फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। और जब ये रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल नहीं होते तो बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। ये बीमारी होती है अटैक, लकवा, या आंखें में रोशनी चले जाना, या किडनी खराब हो जाना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं समय समय पे चेकअप करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे कोई अगर चेकअप नहीं करा पा रहा है, रेगुलर चेकअप कोई नहीं करा पा रहा है, तो कोई मतलब जो कुछ ऐसे मेजर सिम्टम्स होते हैं, कोई पेन होने लगता है या कोई और सिम्टम जिसे हम इग्नोर ना करें और तुरंत हॉस्पिटल जा सके, ऐसे कौन से सिम्टम्स? देखिए, प्रमुख सबसे सिम्टम होता है कि चेस्ट पेन। जो हार्ट अटैक का चेस्ट पेन होता है, लोग उसको गैस का चेस्ट पेन समझ लेते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा एसिडिटी समझ लेते हैं जी। तो 4-5 फीचर्स होते हैं कि जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट अटैक का पेन है कि गैस का पेन है। जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, जिसको बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल। ये लेफ्ट साइड में यूजुअली नहीं होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। या पेन आपके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या जॉ में ट्रांसमिट हो सकता है। पेन के साथ साथ आपको स्वेटिंग होना एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। सांस में दिक्कत, चलने में बढ़ जाता है, पिन पॉइंट नहीं कर सकते, पूरा डिफ्यूज पेन होता है और ये प्रोलॉन्ग होता है, कम से कम 15-20 मिनट लगातार रहता है।
तो ये 5-6 फीचर्स अगर आपको लग रहा है आपको पेन के साथ साथ हो रहे हैं तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर संदीप, जैसे कि हम अभी सर से जान रहे थे कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो एक हमने सिम्टम ये भी देखा है कि खड़े हो रहे हैं हम, मतलब ये आम तौर पर आजकल देखा जा रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ काम करते हुए खड़े हो रहे हैं और हमें एकदम से ब्लैकआउट हो जा रहा है, तो ये भी क्या उसी का सिम्टम है? क्योंकि हमारे मूवमेंट्स उस तरीके नहीं है, आपने मुझे बताया जैसे, तो ये ब्लैकआउट होने की क्या वजह है? मैम कई बार जो है वो पोस्चरल हाइपरटेंशन की वजह से भी ऐसा होता है, हाइपोटेंशन की वजह से भी ऐसा होता है। बहुत देर तक बैठे हुए हैं, चूँकि एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और एकदम से जब पोस्चर चेंज होता है तो एक साथ पूरा ब्लड जो है वो नीचे पैरों की तरफ चला जाता है, तो जो ब्रेन की तरफ जितना ब्लड पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। उसकी वजह से इस तरह की परेशानियां कई बार होती है और ब्लैकआउट हो जाता है जी। कई बार पेशेंट जो है उस कंडीशन में फेंट भी हो जाता है, तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर पंकज, क्या ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको बहुत ही वीकनेस होती है और उन्होंने कोई देसी इलाज करवाया हुआ होता है, तो ये भी क्या आगे चलकर इसी का इफेक्ट पड़ता है इस पर? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी को लकवा है, वो देसी इलाज कर रहे हैं, कुछ पुड़ियाँ ले रहे हैं, तो उसमें क्या एग्जैक्ट कंटेंट पता नहीं रहता कि क्या उस जो आप खा रहे हो दवाई उसमें कंटेंट क्या है। कई बार उसमें स्टेरॉइड मिला रहता है, बहुत सी चीज़ें मिली रहती हैं, तो उसका जो लगातार लेने से उसका दुष्परिणाम भी हो जाता है और वो आदमी को साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसमें क्या चल रहा है देसी इलाज में आपको कंटेंट तो मालूम होता नहीं उसका। कई बार उसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि इनको सडन एकदम अरिथमिया, मतलब हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे आते हैं अचानक बहुत तेज हार्ट बढ़ गई और पता लगा कि उन्होंने कुछ देसी दवाई खाई है, और फिर हम जब रिसर्च कराते हैं तो उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मिलते हैं, मेटालिक सब्सटेंस मिलते हैं, कई बार वो भी बहुत हार्मफुल हो जाते हैं। तो देसी इलाज कई बार बहुत मतलब डबल एजेड होता है, कई बार दुष्परिणाम भी हो जाते हैं उसके। डॉक्टर संदीप, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें किस तरह से काम करना चाहिए कि हमारी बॉडी उस लेवल तक एग्जॉस्ट ना हो और ये समस्या ना आए? बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि कोई भी नई एक्टिविटी शुरू करते हैं या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से एक बार बात करना चाहिए। अगर पहले से कोई तकलीफ़ है, किसी को अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या इसी तरह की कोई भी अन्य परेशानी है, तो सबसे पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि सर मुझे क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए जी। अकॉर्डिंगली फिर अपना किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से, जो एक्सरसाइज के फील्ड में एक्सपर्ट हो, चाहे तो वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या जिम में भी लोग जो होते हैं वो फिजिकल एजुकेशन में ट्रेंड लोग होते हैं जी, उनसे बात करके अकॉर्डिंगली अपना एक्सरसाइज प्लान बनाना चाहिए। एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है जिसको हम लोग पाई सिस्टम बोलते हैं, पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी इंटेलिजेंस। ये जो है वो बड़ी रिसर्च के बाद, लगभग 26 साल के रिसर्च के बाद इसको एक्सपर्ट्स ने तैयार किया। लगभग 39,000 लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया और ये देखा गया कि जो लोग इस पाई लेवल को 100 के ऊपर मेंटेन करते हैं वीकली बेसिस पे, वो लोग जो है वो दूसरे लोगों के मुकाबले 5 से 10 साल तक ज़्यादा जीते हैं। गंभीर बीमारी होने के चांसेस उनको 25% से ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी शामिल हैं। तो इसका सिद्धांत ये है कि ये जो पाई सिस्टम है ये नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो मेन फोकस कैलोरी पे और स्टेप्स पे रहता है कि कितने स्टेप्स हमने वॉक किए या कितनी कैलोरीज हमने बर्न की। इसमें हार्ट का कोई पैरामीटर शामिल नहीं होता। बट जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपके हार्ट रेट पे काम करता है जी। और इसमें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब आप अपने हार्ट रेट को रखते हो पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसमें वो स्कोर गेन होता जाता है और वो स्कोर बढ़ता जाता है। तो जो लोग 100 के ऊपर उस स्कोर को मेंटेन करके रखते हैं, मींस एज रिलेटेड जो हार्ट रेट है, मैक्सिमम हार्ट रेट, उसके अकॉर्डिंगली अपने हार्ट को उतना वर्कआउट देते हैं, तो उसके हिसाब से करने से जो है वो काफ़ी कुछ प्रिवेंशन इन चीज़ों का होता है। और ये बहुत सिंपल तरीका है, आजकल स्मार्ट वॉचेज में भी आता है, इवन फ़ोन में ऐप डाल के भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया मैम। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी एक्टिविटी को करें, कोई एक्सटर्नल सपोर्ट हमको मिलता है या नहीं मिलता वो मैटर नहीं करेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी एक्टिविटी को बड़े ग्रेजुअली और धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। किसी भी चीज़ में जब हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत जल्दी सलमान खान जैसी बॉडी बना लें या बहुत जल्दी जो है वो हम
मैराथन दौड़ने लगे, तो फिर जाके दिक्कतें पैदा होना शुरू होती हैं। या अगर बात करें वेट रिडक्शन की, तो आजकल लोग अंधाधुंध डाइटिंग करते हैं, जैसा सर ने बताया कि कीटो डाइट्स फॉलो करते हैं लोग, सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, तो उससे फायदा नहीं मिलने वाला है। आप उस चीज को धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए, उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होगा और उसके फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है डॉक्टर पंकज, हमारी नॉर्मल रूटीन में हम किस तरह की डाइट होनी चाहिए कि ये समस्याएं ना आए, और मॉर्निंग एक्सरसाइज हमें क्या लेनी चाहिए कि हमारा हार्ट फिट रहे? देखिए, हार्ट फिट का मैं आपको बहुत एक सिंपल फार्मूला बता सकता हूँ। जी, फार्मूले का नाम है फार्मूला नंबर 6S। तो ये 6S से शुरू होने वाली चीज़ों को अगर आप नो बोलते हैं जी, तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। नंबर 1, से नो टू शुगर, सॉल्ट, स्मोकिंग, सैचुरेटेड फैट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी। और स्ट्रेस। तो ये 6S से अगर आप दूर रहते हैं तो एक सिंपल चीज़ है, तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा और आपका मतलब आप लंबी आयु जिएंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है 6S। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने विशेषज्ञों से जाना कि अपने हार्ट को कैसे स्वस्थ रखें, और डॉक्टर पंकज ने हमें अभी बताया कि 6S फॉर्मूले को आप फॉलो करें तो आपका हार्ट भी एकदम स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। हमारे विशेषज्ञों का भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।